हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके टेक्स्ट बुक का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। उसकी समरी, क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइजेस। ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर. You all must know about this great personality. He is the writer of our national anthem and the first non-European to win Nobel Prize in 1913. भारत में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी ही हैं और भारतीय होने के अलावा वो पहले नॉन यूरोपियन, यूरोप से बाहर अगर किसी को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला तो वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला था, उनके काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए 1913 में। तो चलिए देखते हैं इस पोयम की समरी। The title of the poem is Where the Mind is Without Fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth. This poem was written before independence और उस समय टैगोर ने भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मेरे देश के लोग और मेरा समाज ऐसा हो कि मेरा देश हमेशा आगे बढ़े। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ऐसी दुनिया जहां पर लोगों का दिमाग बिना डर के हो, लोग निडर होकर रह सकें। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और सर ऊंचा करके जी सकें। वेयर नॉलेज इज फ्री, नॉलेज इज फ्री कहने का मतलब जहां पर ज्ञान बिना किसी बंधन के हो, मुक्त हो। कहने का अर्थ ये है कि देयर शुड बी इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन और सेक्स एटसेट्रा। तो सभी लोगों को शिक्षा के समान अवसर मिले। यू कैन गेट योर एजुकेशन एनीवेयर इन इंडिया, बशर्ते आपके पास काबिलियत हो। लेकिन आज़ादी के पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बहुत सारे जो अच्छे शिक्षण संस्थान होते थे उसमें भारतीयों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसलिए टैगोर जी ने ये प्रार्थना की है कि मेरा देश ऐसा हो जहाँ पर सभी के लिए शिक्षा के समान अवसर हों। Where the world has not been broken up into fragments, जहाँ पर दुनिया not been broken up, टूटी हुई न हो, into fragments, fragments means pieces और टुकड़े, by narrow, narrow means संकीर्ण, domestic मतलब घरेलू, walls मतलब दीवार, मतलब हमारा समाज संकीर्ण घरेलू दीवारों में विभाजित न हो, बटा हुआ न हो। कहने का मतलब अलग अलग जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा आदि के लोग आपस में मिलजुल कर रहे। देयर शुड बी हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस एटसेट्रा। Where words come out from the depth of truth, जहां पर लोग जब भी कुछ बोलें तो वो सच की गहराई से बोल सकें, मतलब सच को बोलने की हिम्मत कर सकें। ओके, सो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेंजा। Where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Tireless striving, tired मतलब थका हुआ, tireless मतलब बिना थके, striving means struggle करना, संघर्ष करना, stretches expand या फैलाना, आर्म्स मतलब भुजाएं, टूवर्ड्स की ओर, परफेक्शन मतलब श्रेष्ठता। जहां पर मेरे देश के लोग या मेरे देश के युवा बिना रुके, बिना थके संघर्ष करते रहें, आगे बढ़ें और हमेशा अपने आप को परफेक्ट बनाने का प्रयास करें या बेहतर बनाने का प्रयास करें। परफेक्शन बोलने का मतलब बिना कोई गलती के, जो पूरी तरह से सही हो।
तो हमेशा मेरे देश के युवा संघर्ष करते रहें और अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, स्ट्रीम मतलब होता है छोटी नदी और रीजन मतलब तर्क या बुद्धि। तो जहां पर लोगों की बुद्धि की नदी जो है हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, अपना रास्ता खो न दे, इनटू द ड्रेरी, ड्रेरी मीन्स सुनसान, डेजर्ट मतलब मरुस्थल, सैंड मतलब रेत या बालू, और डेड हैबिट, डेड हैबिट मतलब बैड हैबिट या बुरी आदत। तो लोगों की बुद्धि की नदी, हमारा दिमाग जो है वो बुरी आदतों के मरुस्थल में जाकर गुम न हो जाए। Here the poet has compared reason with stream, बुद्धि की तुलना नदी से की गई है और डेड हैबिट बुरी आदतों की तुलना मरुस्थल से। तो इसलिए क्योंकि जिस तरह से नदी हमेशा आगे बढ़ते रहती है, हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा अपनी मंजिल को पाने का प्रयास करती है, इन द सेम वे हमारा माइंड, हमारा दिमाग भी हमेशा आगे बढ़ता रहता है और अपने मंजिल को पाने के लिए संघर्ष करता है। तो जब भी हमारा दिमाग बुरी आदतों में फंस जाता है तो उसका अस्तित्व उसी तरीके से खत्म हो जाता है जैसे अगर नदी मरुस्थल में जाती है तो वो अपनी पहचान या अपना अस्तित्व खो देती है। इसलिए टैगोर जी ने ये प्रार्थना की है कि हे ईश्वर, मेरे देश के लोगों का दिमाग बुरी आदतों के मरुस्थल में जाकर कभी भी गुम न हो जाए। Where the mind is led forward by thee, जहां पर लोगों का दिमाग led forward means आगे बढ़े, by thee, THEE, ये जो दी लिखा हुआ है इट इज ओल्ड इंग्लिश, इसका मीनिंग होता है यू, आपके द्वारा, लोगों का दिमाग आपके द्वारा आगे बढ़े, इनटू एवर वाइडनिंग, एवर मीन्स हमेशा, वाइडनिंग मतलब चौड़ी होना या विस्तृत होना, थॉट एंड एक्शन, थॉट मतलब विचार, एक्शन मतलब कार्य, लोगों का दिमाग कभी भी संकीर्ण न हो, हमेशा विस्तृत हो और हमेशा ईश्वर के मार्गदर्शन में आगे बढ़े, अपना रास्ता कभी भी न भटके, सत्य के रास्ते पर हमेशा चलते रहें। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, उसी स्वतंत्रता के स्वर्ग में, हेवन मतलब स्वर्ग, उसी स्वतंत्रता के स्वर्ग में, माई फादर, मेरे पिता, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश के लोगों को जगा दो। तो भारत के लोग 200 साल तक गुलामी की अंधेरों में थे और कवि चाहते हैं कि अब वो जाग जाएं और जब मेरा देश आजाद हो जाए तो लोग हमेशा आगे बढ़ें और देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएं। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज द पोएट कंपेयर रीजन विद स्ट्रीम। जब भी आपको कंपैरिजन पूछा जाए सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में क्या क्या क्वालिटीज हैं जो समान हैं। बुद्धि की तुलना नदी से क्यों की गई है, तो नदी में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज है जो हमारी बुद्धि के समान है। नदी हमेशा बहती रहती है, हमेशा परिवर्तनशील है और हमेशा समुद्र तक जाने का प्रयास करती है या अपने मंजिल को पाने का प्रयास करती है। इन द सेम वे हमारा दिमाग भी हमेशा परिवर्तनशील है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है और अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करता है। सो योर आंसर कैन बी the poet compares reason with stream because both are ever changing, ever flowing and ever moving forward to achieve their goal. Second question, what are the two qualities of mind presented in the poem? हमारे दिमाग के ऐसे कौन से दो गुण हैं जिनको इस कविता में बताया गया है। एज वी हैव सीन कि बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज हैं माइंड की, जस्ट लाइक इट इज फियरलेस, ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड, ऑलवेज स्ट्रगलिंग टू अचीव इट्स गोल। तो आप कोई भी दो क्वालिटीज लिख सकते हैं। द टू क्वालिटीज ऑफ माइंड प्रेजेंटेड इन द पोएम आर,
fearlessness and continuous struggle to achieve perfection in life. एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपका क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जस्ट लाइक इन द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कंपेयर, तो डू या डस का प्रयोग हुआ है, दैट मीन्स इट इज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन आंसर में हम उसे सिंपल सेंटेंस में चेंज करते हैं, द पोएट कंपेयर्स, तो कंपेयर में हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। ये चीज आपको कभी भी नहीं भूलनी है, डू या डस के हटते ही मेन वर्ब में हमेशा हमको एस या एस लगाना होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the third question, what is meant by the expression knowledge is free? ज्ञान मुक्त हो, यहाँ पर फ्री का मतलब पैसे से फ्री नहीं है, शिक्षा हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो। Today you have the right to get your education from anywhere in India and from any institution, बशर्ते आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए। तो your answer can be the expression knowledge is free means equal opportunity for all to get education without any bondage of caste, language or religion। मतलब जाति और धर्म या भाषा के भेदभाव के बिना शिक्षा के सभी के लिए समान अवसर होने चाहिए। दिस इज द मीनिंग ऑफ knowledge is free। Fourth question, to whom is the poem addressed? यह कविता किसे संबोधित की गई है? एड्रेस करना मतलब संबोधित करना। The poem is addressed to the Almighty God। यह कविता ईश्वर को संबोधित की गई है। आपको क्वेश्चन 3 नंबर के पूछे जाते हैं, तो यदि आप एक ही शब्द में लिखेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स कुछ कम हो जाए, तो आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इट इज अ प्रेयर टू गॉड फॉर इंडिया एंड ऑल इंडियंस बाय द पोएट। तो यह कविता भारत के लिए और भारत के लोगों के लिए की गई एक प्रार्थना है। ओके, now the last question, why does the poet compare dead habit to dreary desert sand? कवि ने बुरी आदतों की तुलना सुनसान और मरुस्थल से क्यों की है? अब दोनों में आपको सिमिलैरिटी देखनी है कि मरुस्थल और बुरी आदतों में क्या क्या समानता है। रेगिस्तान ऐसी जगह होती है जिसकी कोई सीमा नहीं, बहुत दूर दूर तक सिर्फ रेत ही दिखाई देता है। इट इज बैरन एंड अनफर्टाइल, ऐसी जमीन है जिस पर कुछ उगता नहीं है। रेगिस्तान में अगर एक बार आप गुम हो जाएं तो बाहर निकलना मुश्किल है। उसी तरीके से बुरी आदतें भी अनप्रोडक्टिव है, इनसे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, और एक बार हम बुरी आदतों में फंस जाएं तो उनसे बाहर निकलना उतना ही मुश्किल है जितना रेगिस्तान से बाहर आना। इसलिए कवि ने इन दोनों की तुलना की है। आंसर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, द पोएट कंपेयर्स डेड हैबिट to dreary desert sand because just as a river loses its identity when it goes to desert, जिस तरीके से नदी जब मरुस्थल में जाती है तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देती है, similarly our good sense loses its existence when involved in bad habits। उसी तरीके से हमारा दिमाग भी अगर बुरी आदतों में फंसता है तो अपना अस्तित्व खो देता है। बोथ आर लिमिटलेस, दोनों की कोई सीमा नहीं है, एंड अनप्रोडक्टिव, दोनों से कोई रिजल्ट नहीं मिलता, कोई फल नहीं मिल सकता। इसलिए कवि ने इन दोनों की तुलना की है। ओके, मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द वर्ड्स इन कॉलम बी। वोकेबुलरी सेक्शन में आपके लिए एक मैच द फॉलोइंग दिया गया है जो कि इजी है, आपको सिर्फ वर्ड्स की मीनिंग जानने की जरूरत है। हाई अर्थात ऊंचा, फियर मतलब डर, नॉलेज मतलब ज्ञान, फ्रैगमेंट्स मतलब पीसेस या टुकड़े, परफेक्शन श्रेष्ठता, वाइड मतलब चौड़ा, फ्रीडम स्वतंत्रता, माइंड दिमाग। अब कॉलम बी में देखिए,
बॉडी, बॉडी अर्थात शरीर, करेज मतलब साहस। इस मैच द फॉलोइंग में ये लिखा नहीं है कि आपको एंटोनिम या विरुद्धार्थी शब्द से मैच करना है, लेकिन जब आप सारे शब्दों की मीनिंग देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें विरुद्धार्थी विलोम शब्दों से इनका मिलान करना है। बॉडी शरीर, इसका अपोजिट वर्ड होगा माइंड, तन और मन जैसे हम बोलते हैं। करेज मतलब साहस, जो कि फियर के अपोजिट आएगा, डर और साहस। नैरो मतलब संकीर्ण, वाइड, वाइड एंड नैरो, चौड़ा और संकीर्ण, सकरा। इम्परफेक्शन, परफेक्शन एंड इम्परफेक्शन। बॉन्डेज मतलब होता है बंधन, ये फ्रीडम का विलोम शब्द होगा। लो मतलब नीचे, तो हाई एंड लो। इग्नोरेंस मतलब होता है अज्ञानता, नॉलेज का एंटोनिम होता है इग्नोरेंस। और होल मतलब होता है संपूर्ण, पूरा। तो ये किसका अपोजिट वर्ड होगा? फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स एंड होल। ओके, अब आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या मीनिंग्स नोट डाउन कर सकते हैं। Now the next exercise is keeping the theme of the poem in mind, construct one sentence for each of the words given below. First word जो है वो freedom, freedom मतलब स्वतंत्रता। इस शब्द को आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आपका सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिससे जो शब्द दिया गया है उसकी मीनिंग खुद ही समझ में आ जाए। For example, India got freedom on 15th of August 1947. अगर आप ये सेंटेंस बोले कि 15 अगस्त 1947 को हमको आज़ादी मिली थी, तो किसी को अगर फ्रीडम की मीनिंग नहीं मालूम, वो भी समझ सकता है कि आजाद, फ्रीडम अर्थात आज़ादी। नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान। बुक्स गिव अस नॉलेज, किताबों से हमको ज्ञान मिलता है। फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स मतलब टुकड़े। द मिरर फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू फ्रैगमेंट्स, कांच जो है नीचे गिरा, तो कांच नीचे गिरेगा तो क्या होगा? ब्रोक इनटू, टूट जाएगा टुकड़ों में। तो इस सेंटेंस से आप फ्रैगमेंट्स की मीनिंग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मतलब होता है स्ट्रगल करना, संघर्ष करना। ही इज स्ट्राइविंग टू पास यूपीएससी एग्जाम, तो यूपीएससी के एग्जाम के लिए सबको संघर्ष करना पड़ता है। तो इस सेंटेंस से उसकी मीनिंग हम समझ सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। वॉल्स, वॉल्स मतलब दीवार। Our society should not be divided by the walls of caste and religion. हमारा समाज जो है वो जाति और धर्म के दीवारों में बटा हुआ नहीं होना चाहिए। ओके, ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आगे के चैप्टर्स की एक्सरसाइज के लिए भी आप ये वीडियोस देखते रहिए। ओके, थैंक यू।